और क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में जाति जोड़ो और हिंदू तोड़ो की लड़ाई होगी? जाति जनगणना का चेहरा बने नीतीश कुमार मोदी के खिलाफ विपक्ष का मुख्य चेहरा बनना चाहते हैं, तो क्या नीतीश विरोधियों का नेता बनने के लिए जाति को सीढ़ी बनाएंगे? क्योंकि देश में आजकल जाति की गिनती का बहुत शोर है। बिहार सरकार का दावा है कि वो प्रदेश में अप्रैल के अंत तक सारी जातियों की सही संख्या गिन लेगी। जून में देश को बता देगी कि बिहार में किसकी क्या जाति है, किस जाति के लोग कितने अमीर हैं और कितने गरीब, किस जाति में कितने कार वाले हैं और कितने बेकार हैं। लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 21वीं सदी की और बढ़ते देश में जब जाति को मिटाने पर जोर है, तो ये जातियों की गिनती करने की क्या जरूरत है? जब देश के हर नागरिक को भारतवासी बनाने की कोशिश हो रही है, तो फिर उसकी जाति पूछने का क्या मतलब है? जब जाति हिंदुओं की सबसे बड़ी कमी मानी जाती है और उनको बांटती है, तो फिर उस कमजोरी को उभारने की कोशिश क्यों? क्या यह सिर्फ संयोग है कि 2010 की जाति जनगणना के आंकड़े आज तक सामने नहीं आए हैं और इसके लिए विरोधी मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? 2024 में मोदी को चुनौती देने की तैयारी में लगे नीतीश कुमार जाति जनगणना को अपनी काबिलियत बता रहे हैं। तो क्या 543 की लड़ाई एक बार फिर हिंदू वोटों के कमंडल के सामने जाति और अल्पसंख्यक वोटों का मंडल घुमाना चाहता है? जाति की जनगणना विकास की जरूरत या सत्ता प्राप्ति का नया नैरेटिव? देखिए रिपोर्ट और समझिए पूरी कहानी। जाति प्लस जनगणना इक्वल टू जाति जनगणना। 500 करोड़ का खर्च, 204 जातियों की गिनती। घर के बाहर दीवारों पर बन रहे ये निशान बिहार के शहर और गांव दोनों जगह दिखने लगे हैं। ये सबूत हैं उस जनगणना के जिसमें जाति गिनी जाएगी, जाति की आर्थिक हैसियत पता की जाएगी। सरकार कहती है जनता का भला होगा। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं वो कागज जिसमें ये आंकड़े जमा किए जाएंगे। जाति की जनगणना के लिए पहुंचने वाले लोगों के पास एक प्रोफार्मा होगा जिसमें कुछ इस तरह से लिखा होगा: मकान सूची का विवरण, फिर लोकेशन कोड, जिला प्रखंड निकाय आदि की जानकारी, नगर ग्राम वार्ड गणना ब्लॉक संख्या उप ब्लॉक संख्या आदि की जानकारी, क्रम संख्या, भवन संख्या, मकान संख्या, फिर मकान का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, एक मकान में कितने परिवार रहते हैं, परिवारों के मुखिया का क्या नाम है, परिवार में कितने सदस्य हैं, परिवार की क्रम संख्या क्या है, कब जनगणना की गई, फिर परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर। आपको लग रहा होगा कि गणना जाति की है, लेकिन इस लिस्ट में तो कहीं जाति का नामो निशान नहीं है, बस घर और परिवार की बात हो रही है। तो जनगणना से जुड़ी कई बुनियादी बातें हम आपको बता देते हैं। इससे आगे चलकर आपको बहुत सी चीजें समझने में सुविधा होंगी और कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। बिहार में जाति की जनगणना 2 चरण में होगी। पहले चरण की जाति जनगणना में हाथ से कागज पर आंकड़े भरे जाएंगे, बाद में इसकी कंप्यूटर से एंट्री होगी, फिर वो सामान्य प्रशासन पोर्टल पर दिखेंगे। पहले चरण की गणना 7 जनवरी से 21 जनवरी के बीच होगी। इसमें केवल घर की गणना होगी। जनगणना वाले इलाके का नजरी नक्शा तैयार होगा, यानी पहचान, नंबरिंग और डाटा एंट्री। पहले घर क्यों गिने जा रहे हैं, जाति बाद में क्यों गिनी जाएगी? इसका जवाब ये है कि जाति की गणना के साथ साथ आर्थिक हैसियत की गणना भी हो रही है। घर और परिवार के सदस्यों की गिनती के बाद यदि जाति की गणना होगी तो गलती की गुंजाइश कम होगी, आंकड़ों की शिकायत नहीं होगी। जैसा कि 2010 में केंद्रीय जातीय गणना के दौरान देखने को मिला था, कई तरह की गलतियां सामने आई और आज तक वो डेटा सामने नहीं आ सका। अब हम आपको जातीय जनगणना के दूसरे चरण की जानकारी देते हैं। दूसरे चरण में रियल टाइम ऐप पर डेटा इकट्ठा होगा, जाति और उसकी आर्थिक स्थिति की जानकारी ली जाएगी। ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच होगी। इसमें जाति के अलावा नई जाति का आंकड़ा भी इकट्ठा कर लिया जाएगा, जिसे बाद में जांच के बाद फाइनल लिस्ट में जगह मिलेगी।
सरकार ने जनगणना करने वालों के हाथ में 204 जातियों की लिस्ट थमा दी है। यानी इतनी जातियों की गणना तो होगी ही, लेकिन अलग से उपजाति की गणना नहीं होगी। लेकिन गणना के दौरान अगर कोई नई जाति सामने आती है तो उसे लिख लिया जाएगा और जांच के बाद जाति की लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। सरकार का दावा है कि जून तक जनगणना की रिपोर्ट सामने आ जाएगी। सब कुछ डिजिटल होगा और रियल टाइम अपडेट हो जाएगा। लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे आयोजित होगा, इसको भी समझ लीजिए। इसे पटना को आधार बनाकर समझते हैं। पटना शहर और गांव में 20 लाख परिवार रहते हैं। जाति जनगणना के लिए इसे 12,696 गणना ब्लॉक में बांट दिया गया है। इन ब्लॉक को 45 चार्ज में रखा गया है। इसमें 23 प्रखंड, 11 नगर परिषद, 5 नगर पंचायत, 6 नगर निगम अंचल। एक ब्लॉक की गणना में एक गणना कर्मी लगाया गया है। उसके जिम्मे 150 घर हैं और उसे 700 लोगों की आबादी को गिनना है। यानी पहले चरण में एक गणना कर्मी एक दिन में 10 घर, 15 दिन में 150 घर कवर करेगा। गणना करने के लिए 12,696 गणना कर्मी हैं, जिसमें शिक्षक, आंगनवाड़ी कर्मी, अन्य सरकारी अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा 2000 सुपरवाइजर हैं, जिसकी भूमिका प्रखंड विकास अधिकारी और नगर कार्यपालक अधिकारी निभाएंगे। इसके लिए इन्हें जिला और राज्य स्तर पर ट्रेनिंग भी दी गई है। जाति की जनगणना के टारगेट और स्कोप ऑफ एरर को लेकर बहुत चर्चा है। इसके अलावा सवाल ये भी है कि जो घर में नहीं रहते, जिनके घरों में ताला लगा है, जो हैं तो बिहार के लेकिन बाहर रहते हैं, उनकी गणना कैसे होगी? तो इसका भी ख्याल रखने का दावा किया जा रहा है। 204 जाति की लिस्ट गणना कर्मी को सरकार ने दी है। किस जाति की कितनी संख्या है ये जानना है। नई जाति के दावे को लिखना है, बाद में दावे की जांच होगी। उपजाति की गणना नहीं की जाएगी। गलती रोकने के लिए घर की गणना के बाद जाति की गणना की जा रही है। अनुपस्थित सदस्य की एंट्री होगी। घर से बाहर रहने वाले की गिनती होगी। राज्य से बाहर रहने वालों की गणना की जाएगी। बंद घरों के बारे में पड़ोसी से पूछताछ और जांच के बाद फोन पर गिनती की जाएगी। बेघर घुमंतु लोगों की गणना होगी। आर्थिक हैसियत की भी गणना की जाएगी। ये तो था बिहार में जाति जनगणना का सैद्धांतिक हिस्सा। अब इसके उस हिस्से में आते हैं जिसकी वजह से ये पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वो भी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में नीतीश कुमार की बदली हुई भूमिका को लेकर। नीतीश कहते हैं जाति की जनगणना विकास की जरूरत है। बीजेपी कहती है ये नीतीश की राजनीतिक साजिश है। भाजपा जो है गरीब विरोधी है। ये लोग जाति की भी राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये हमारा लड़का मुखिया होना चाहिए और आप हमारे जाति के हैं, इसलिए सब लोग आप हमको वोट दीजिए। 1931 के बाद जातीय जनगणना क्यों नहीं हुआ? हम लोगों ने तो सबकी सहमति से किया। भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में है। इतने छुपा करके क्यों किया जा रहा है? इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं साजिश है। राजनीति से परे ये एक प्रक्रिया है जो भारत में पहली बार 1931 में हुई थी, फिर आजाद भारत में 2010 में हुई, तेलंगाना में हुई और कर्नाटक में हुई। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हजारों करोड़ रुपए खर्च करके होने वाली जाति जनगणना के आंकड़े आज़ाद हिंदुस्तान में कभी भी सार्वजनिक नहीं किए गए। जातियों के जो भी आंकड़े आप पढ़ते या सुनते हैं वो आधिकारिक और प्रमाणिक हैं तो 31 की जनगणना वाले ही। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन की वजह से जिन जातियों को आरक्षण की सुविधाएं मिलती हैं उसका आधार वर्ष भी 31 की जनगणना ही है। जबकि उसके बाद देश का विभाजन हुआ, भारत से अलग होकर पाकिस्तान बन गया, देश की आबादी बढ़ गई, लेकिन जातियों के नए आंकड़े नहीं आए। तब ये जो आंकड़े चुनाव के समय जातियों के वोट बैंक का ऐलान करते हैं वो कहाँ से आते हैं? जातियों को जो सुविधाएं मिलती है उसके आंकड़े कहाँ से आते हैं? कोविड के चलते भले ही हमारी जनगणना थोड़ा डिले हो गई है, लेकिन आज या कल, इस साल नहीं अगले साल या पार्लियामेंट्री इलेक्शन के तुरंत बाद वो जनगणना होनी ही है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम हमारे पास है, ओके, उस रजिस्ट्रेशन से भी हमको पता चलता रहता है। और जो हमारा पॉपुलेशन रजिस्टर है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, गवर्नमेंट उसको भी स्ट्रेंथन कर रही है। तो फैक्ट यह है,
एज ए एकेडमिशियन मेरा मुद्दा यह है कि किसी भी डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए कंट्री के पास डेटा का अभाव नहीं है आज भी। अगर कोई कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उस डेटा का क्या यूज करने वाला है, वो तो वही बता सकता है। नीतीश कुमार या फिर कोई और ये दावा करता है कि इस जाति जनगणना से पता चल जाएगा कि कौन कहां रहता है, कौन किस जाति का है, कौन क्या खाता है, कौन अगड़ा है, किसके पास क्या है, कौन पिछड़ा है, किसके पास क्या नहीं है, कौन दलित है, किसके पास घर है और कौन आदिवासी, कौन बेघर है, कौन अति पिछड़ा है, कौन कमाता है और कौन अति दलित है, कौन बेरोजगार है, कौन प्रवासी है, किसके पास कार है, कौन अप्रवासी है, कौन बेकार है, किसका बैंक खाता है, किसके पास चूल्हा है, किसके पास मोबाइल है, किसके पास गैस है, किसके पास मोटर बाइक है, किसको योजना का लाभ मिलता है और कौन अभी भी जंगल में रहता है। हर सवाल का जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। करारा जवाब देने के लिए राजनीतिक दल हमेशा ताक में रहते हैं। भारत जैसे देश के बारे में ये माना जाता है कि समाज में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अंतर बहुत ज़्यादा है। इस अंतर का आधार बहुत हद तक जाति प्रथा है। जब देश आज़ाद हुआ और लोकतंत्र में राजनीतिक तौर पर यह माना गया कि सरकार जनता का कल्याण करेगी, यानी वेलफेयर स्टेट होगी, विभेद को दूर करेगी, न्याय, स्वतंत्रता और समता दिलाएगी, तो इसके लिए उसे पता होना चाहिए कि विभेद की स्थिति क्या है। और इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार के पास जाति के सही, सुरक्षित और तार्किक आंकड़े हों ताकि वो फोकस्ड योजना बना सके। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष कहता है कि इसके लिए जाति जनगणना जरूरी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं, कैंडिडेट जब चुनाव लड़ते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। भले ही सरकारी आंकड़े ना हो, लेकिन गैर सरकारी आंकड़े उनके पास उपलब्ध होते हैं। इस समय जो मोस्ट रीसेंट हम लोगों ने डेटा पब्लिक डोमेन में डाला है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, वो 707 डिस्ट्रिक्ट का डाला है। आज मान के चल रहे हैं कि इंडिया में 749 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं, लेकिन वो 707 डिस्ट्रिक्ट से ही निकल करके 749 डिस्ट्रिक्ट्स हुए हैं। तो किसी भी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, किसी फ्लैगशिप प्रोग्राम के लिए, किसी नीति निर्धारण के लिए, किसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए हमें डेटा की कमी नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि जो जाति गणना हुई 1931 और जिसने मोटे तौर से जातियों की एक संख्या बताई हमें और जिससे एक अंदाज किया जा सकता है, अगर प्रोजेक्ट कीजिए, एक्स्ट्रापोलेट कीजिए तो आपको मोटे तौर से पता चलेगा कि बिहार में कौन जाति सबसे अधिक है, कौन जाति कम है, तो उसका कोई लाभ नहीं हुआ। यह मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन आज जिस जो दावा हो रहा है कि हमको नीतियां बनाने के लिए जाति गणना आवश्यक है, इस दावे से मैं सहमत नहीं हूं। इनको मालूम है कि कौन जाति मोटे तौर से कितनी है। 1%, 1.5%, 2% के फर्क से नीतियों के निर्धारण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच कहिए, जो आज जाति गणना हो रही है उसके राजनीतिक उद्देश्य और जो इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, उन इस इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए हमें सूटेबल मैकेनिज्म, सूटेबल स्ट्रेटजीज एडॉप्ट करना चाहिए, जो कि निश्चित रूप से जाति आधारित नहीं हो सकती। अगर जाति आधारित करते हैं तो एक तरीके का बायस है और आप मेहनत नहीं करना चाहते। अगर विकास योजनाओं के लिए जाति के आंकड़े जरूरी नहीं हैं, तो फिर सवाल उठता है कि जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जाति जनगणना से किसका फायदा होगा और किसका नुकसान होगा? फिर एक पक्ष ये भी कहता है कि अगर देश में जाति के नाम पर आरक्षण मिलता है, चुनाव में टिकट, पार्टी, नेता, यहां तक कि शादी ब्याह भी जाति देखकर होते हैं, तो जाति जनसंख्या क्यों नहीं?
संविधान का अनुच्छेद 340 भी इसकी सहमति देता है। अनुसूचित जनजाति इन लोगों की जनगणना शुरू हुई 1951 से और हमारी फर्स्ट पंचवार्षिक योजना जिसको हम बोलते हैं वह भी 1951 से शुरू हो गई। तो उसके बाद में हम जैसे जैसे सेंसस होते गया वैसे हमारे पास डेटा तो आते गया। तो बिल्कुल जो कास्ट बेस हमारा जो सेंसस रहा है उससे हमारे देश की जो मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटी जो है उनमें तो फर्क आया है, उससे फ़ायदा हुआ है। मगर इस प्रकार का सेंसस होता है रूरल अर्बन डिवाइड से लेके, और मुझे लगता है वह ही फायदेमंद है किसी भी सरकार को नीति बनाने के लिए। कास्ट बेस तो यह बिल्कुल ये तो डबल स्वॉर्ड के जैसा होगा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, फिर वो ज़्यादा मुखर होगी और समस्या है बहुत अलग रहेगी। आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में जो चुनाव होगा उसमें निश्चित रूप से यह जो जातीय जनगणना होगी उसके बाद से कुछ समीकरण आपको बदला हुआ निश्चित रूप से दिखाई पड़ेगा। किस तरह से? देखिए, जब दो तरफ की राजनीति, दो धारा की राजनीति होने लगेगी ना कि वो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, तो निश्चित रूप से वो धड़ा आपको दिखाई पड़ेगा। जो हमने आपको कहा कि उपचुनाव के नतीजे से स्पष्ट हो गया इस बार का, गोपालगंज का उपचुनाव, कुढ़नी का उपचुनाव, आप देखिए वो उसे टोटल आप खाका खींचिएगा तो वो आपको समझ में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। माननीय नीतीश कुमार जी ने उसका उपयोग किया, लालू जी ने उसको फुल उपयोग किया, और जब वो एग्जॉस्ट करने लगा, उसका लाभ समाप्त होने लगा, तो इन्होंने जाति प्लस आर्थिक विकास और गुड गवर्नेंस का मुद्दा ला करके अगले 15 साल शासन किया। जब अब वो भी उसका लाभ समाप्त होने लगा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स अर्थशास्त्र में कहते आने लगा, तब इनको फिर से रिवाइव कर रहे हैं और बिहार को जातीय दलदल में फेंकना चाहते हैं। और इसका एक उद्देश्य यह भी है कि बीजेपी की जो धर्म आधारित राजनीति है उसको हराने के लिए यह उपयोग हो रहा है। मेरी राय है कि हमको यूरोप से सीखना चाहिए। यूरोप में मध्य युग के बाद जो लिबरलिज्म का दौर चला, मॉडर्न सोसाइटी बनी, उसका आधार व्यक्ति था, इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, कम्युनिटी राइट्स नहीं था, जात नहीं था। जो जातीय पहचान आपकी है वो सामंती पहचान है, वो फ्यूडल सोसाइटी की पहचान है, फ्यूडल इकोनॉमी की पहचान है। हमको आगे बढ़ना चाहिए, इतिहास के चक्र को पीछे नहीं ले जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी और बीजेपी की राजनीति को बहुसंख्यक हिंदुओं की राजनीति कहा जाता है। 2014 के बाद से बड़े राजनीतिक दल हाशिए में हैं, क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, वो डबल इंजन के पॉलिटिकल टूल का भी जवाब देते हैं और हिंदू वोट बैंक के पोलराइजेशन को भी जाति से काटते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या हिंदुत्ववादी राजनीति का चुनावी तोड़ साबित होंगे, मुस्लिम वोट की विनेबिलिटी को वापस मजबूत करेंगे, जो कि धीरे धीरे बेकार होता जा रहा है, और क्षेत्रीय दलों को ज्यादा मजबूती देंगे। 2019 के लोकसभा की अगर हम बात करें तो बीजेपी, ऐसे तमाम 14 राज्य थे जहां बीजेपी ने अपने दम पर 50% से ज़्यादा वोट लाया, और 2 राज्य ऐसे थे जहां अपने गठबंधन के साथ उनका वोट 50% से ज़्यादा था। जाहिर है कि ऐसे कई लोकसभा क्षेत्र होंगे जहां बीजेपी को 50% से ज़्यादा वोट आया होगा। अब ऐसे विधानसभा क्षेत्र में जब एक पार्टी 50% से ज़्यादा वोट ले आए तो दूसरी पार्टी चाहे सारी माइनॉरिटीज़ का वोट भी अपनी ओर कर ले, उनके जीतने की संभावना शून्य हो जाती है। अगर हाल ही में गुजरात की बात करें तो देखिए, गुजरात में बीजेपी को 52% वोट मिले। अगर एक पार्टी 52% वोट, आधे से ज़्यादा वोट ले आती है, उसे हराना तो संभव नहीं है। इसी वजह से चूंकि हिंदू वोटरों की तादाद बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम वोटरों की तादाद हिंदुओं के अनुपात में बहुत कम है, जहां एक तरफ 82% है, 82%, तो दूसरी तरफ 13-14%। इस वजह से जब हिंदू मतदाता गोलबंद हो रहे हैं तो मुस्लिम मतदाताओं की जो विनेबिलिटी थी, जो कहते थे कि मुस्लिम मतदाता एक मुश्त एक पार्टी के पक्ष में वोट देकर उस पार्टी को जीत दिला सकते हैं, वो धार जो है वो अब कम होती हुई दिखाई पड़ रही है। वो धार अब जितनी पैनी थी वो अब उतना पैनापन उसमें दिखाई नहीं पड़ता। निश्चित रूप से जो सर्टेन पॉकेट्स में
सर्टेन पॉकेट्स में, जो उनकी पकड़ वाला पॉकेट्स है, वहां पर उनका तो आधार ऐसे भी रहा है। पहले भी आप देखिएगा क्षेत्रीय दल का क्या वहां पे महत्व रहा है। क्षेत्रीय दल, आप जो सो राष्ट्रीय जनता दल जो इतनी बड़ी उभर करके आई है, वो उसका उभरने का कारण क्या है? क्षेत्रीय दल है, वहां पर वो जातीय समीकरण के लिहाज से ही वो कैंडिडेट देते हैं, और वो तो उसी हिसाब से जो क्षेत्र का जो असेंबली सेगमेंट का जो हम कह लें कि असेंबली सेगमेंट में जिस तरह से जिस जाति का होता है, उसी आधार पर वो कैंडिडेट देते हैं, तो उस लिहाज से वहां पर स्ट्राइक रेट उन लोगों का बेहतर होता है। तो यह तो निश्चित रूप से यह दिखाई पड़ेगा इस बार के विधानसभा के या लोकसभा के चुनाव में। जो कमंडल पॉलिटिक्स जिसको आप कहते हैं, बीजेपी की पॉलिटिक्स, जो कि धर्म आधारित राजनीति थी, उसका वर्चस्व बढ़ने लगा। और जो मंडल की ताकतें हैं, जातिवादी ताकतें हैं, उनको अब सीधे तौर से धर्म का खतरा, धर्म के आधार पर जो राजनीति हो रही है बीजेपी की, उससे खतरा है। स्वाभाविक रूप से वो उसका प्रतिकार करना चाहते हैं। और आज जो जाति गणना हो रही है वो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हो रही है, और यह आवश्यक नहीं है। इससे बिहार में और जहां भी होगा कास्ट पोलराइजेशन होगा, उन्माद बढ़ेगा, कास्ट कॉन्शियसनेस बढ़ेगा। और कास्ट कॉन्शियसनेस एक सीमा के बाद उतना ही अहितकारी है जितना धर्म आधारित राजनीति है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि हम इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की बजाय आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्लास बेस्ड पॉलिटिक्स के बजाय हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, और आइडेंटिटी का मतलब होता है जाति, एथनिसिटी, रिलीजन, और जो आज दो मुख्य धारा है राजनीति की, ये दोनों आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को टू दी फुल यूज कर रही है। बिहार के बीजेपी नेता अब जाति जनसंख्या का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे वाली महाराष्ट्र सरकार ने जब 2021 की जनसंख्या में जाति की जनगणना करवाने की मांग की थी, तो केंद्र की बीजेपी सरकार ने इसे प्रशासनिक रूप से बहुत मुश्किल बताकर मना कर दिया था। 2014 में आई बीजेपी सरकार ने 2010 की जाति जनगणना में 67 मिलियन गलतियों का पिटारा बताया था और उसके आंकड़े जारी नहीं किए। सरकार ने पूरी रिपोर्ट नीति आयोग को जांच के लिए सौंप दी थी। 2011 की रिपोर्ट में जिन प्रमुख गलतियों का उल्लेख मिलता है, उसमें SC, ST और OBC कैटेगरी प्रमुख है। अभी इनकी संख्या 494 है, जबकि 2011 के आंकड़ों में जातियों की संख्या 8,28,677 है। 1931 की जाति जनगणना में भारत में कुल जातियों की संख्या 4,147 बताई गई, जबकि 2011 में 46 लाख जातियों का जिक्र है। 2011 की जाति जनगणना के आंकड़ों में राज्यों की बड़ी आबादी बिना जाति की बताई गई है। कुल बताई गई जातियों में से 99% जातियों की संख्या 100 प्रति व्यक्ति के करीब है। हालांकि जाति जनगणना का समर्थन करने वाले बताते हैं कि OBC जातियां केंद्र की लिस्ट में 2,479 हैं, जबकि राज्यों की लिस्ट में 3,150 जातियां हैं। OBC आरक्षण के समान वितरण के लिए गठित रोहिणी कमीशन ने 1,30,000 केंद्रीय नौकरियों की जांच की और पाया कि 97% फायदा 25% उपजाति उठा रही हैं। 983 उपजातियों को आरक्षण का शून्य फायदा मिला है। 2021 में जब रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसमें कहा गया कि एकमुश्त 27% आरक्षण की जगह कोटे को उपजातियों के हिसाब से 2, 6, 9 और 10% की कैटेगरी में बांट देना चाहिए। ऐसे में जातियों की जनगणना के आंकड़े जातियों के भीतर उपजातियों का फर्क क्रिएट करने की दिशा में जाते दिखते हैं, जिससे एक नया वोट बैंक बन सकता है, जो 2024 के चुनाव में मोदी विरोधियों के लिए गुंजाइश की तरह दिखता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।